Dear student, chemistry topic today we are learning different chemical reaction like Friedel-Cropes अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, हेलोजनी अभिक्रिया और मार्कोनिकॉफ का नियम। ये 5 अभिक्रियाओं को जो कि इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इनकी हम डेफिनेशन और इनके केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से अभिकारक आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, आज हम उसे देखेंगे। ठीक है, जैसे आप सबसे पहला रिएक्शन देखेंगे फ्रिडल-क्रॉप्स अभिक्रियाएं। इसके केमिकल रिएक्शन को आप देखेंगे। सबसे पहले बेंजीन है, उस बेंजीन को हम निर्जल AlCl3 मतलब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में या उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। कौन? बेंजीन। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनाता है? टॉल्विन। यानी कि C6 यानी कि एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर से एक H हटता है और वहाँ पर CH3 आके जुड़ते हैं, तो वो एक H और ये एक Cl, HCl बाहर निकले और ये C6H5CH3 यानी टॉल्विन की रिंग बन गई। सबसे पहले क्या किए हैं फ्रिडल-क्रॉप्स अभिक्रिया में, वैसी हमें डेफिनेशन लिखना है एज इट इज़। जैसे हम केमिकल रिएक्शन बनाते गए वैसी हमें डेफिनेशन लिखना है। जैसे हम बताएंगे कि सबसे पहले अभिक्रिया में बेंजीन के साथ AlCl3 निर्जल की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं, जिससे टॉल्विन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रिडल-क्रॉप्स अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो है उसमें हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ हमने क्रिया करी थी तो टॉल्विन प्राप्त हुआ था फ्रिडल-क्रॉप्स की अभिक्रिया में ही। यदि हम इसी बेंजीन के स्थान में फिनॉल लेते हैं और फिनॉल के साथ सेम एज इट इज रिएक्शन करवाते हैं तो जो बनता है उसका नाम होता है क्रिसॉल, यानी C6। तो क्या हुआ, ये फिनॉल था, उस फिनॉल रिंग के नीचे से यानी कि पैरा पोजीशन से इसे हम बेंजीन रिंग को हम 3 वे में देखते हैं। एक दोनों पोजीशन कहलाता है पैरा, और फिर ये दोनों पोजीशन कहलाता है ऑर्थो, और ये दोनों पोजीशन कहलाता है मेटा। ठीक है, तो इसके पैरा पोजीशन के मतलब फिनॉल के पैरा पोजीशन से आके कौन जुड़ गया? मेथिल। तो ये क्या कहलाता है? क्रिसॉल कहलाता है। यानी C6H5OH ऑलरेडी था, उसमें CH3 ऐड हो गया है, यानी फिनॉल के साथ CH3 ऐड हो गया है, तो C6H5OH CH3 ये इसका क्रिसॉल का फॉर्मूला है। और फिर उसके बाद जो बच गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाते हैं। तो ये फ्रिडल-क्रॉप्स अभिक्रिया में आप लोग ये 2 स्टेप बता सकते हैं। बेंजीन के साथ हमने क्रिया करी और दूसरा फिनॉल के साथ क्रिया करी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नाइट्रीकरण। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, सेकेंड अभिक्रिया है ये। इसमें हमने क्या किया हुआ है, बेंजीन रिंग लिया हुआ है, उसके साथ हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे हीट करते हैं और नाइट्रिक अम्ल के साथ उसकी क्रिया कराते हैं। बेंजीन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रोबेंजीन यानी C6H5NO2 का निर्माण होता है, जो कि नाइट्रोबेंजीन कहलाते हैं और H2O बाहर निकलते हैं। ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर आप सेकेंड स्टेप को देखेंगे। इसी का सेकेंड स्टेप में क्या किए हैं, ये एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के साथ हमने नाइट्रिक एसिड जो लिए हैं उसके 3 मॉलिक्यूल्स को लिए हुए हैं और सेम कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं बेंजीन की नाइट्रिक एसिड के साथ। बस हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स यानी 3 अणुओं को लिए हैं, जिससे इस तरीके से हमारे पास एक बेंजीन रिंग के ऊपर में नाइट्रो जुड़ा हुआ है और नाइट्रो यानी NO2 आप जो देख रहे हैं मतलब ये नाइट्रिक एसिड है। इस नाइट्रिक एसिड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब इसको कैसे करके डिवाइड करके यानी HONO2 करके लिख सकते हैं HNO3 को, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए। तो यहाँ पर NO2 कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो यहाँ पर NO2 3 पोजीशन में लगा दिए बेंजीन के, एक कहाँ पर? पैरा में, फिर उसके बाद मेटा में, फिर अगेन मेटा में हमने लगा दिए नाइट्रो को।
तो इस तरीके से 3 नाइट्रोबेंजीन हो गया और यहाँ पर H2O के 3 मॉलिक्यूल्स निकल गए बाहर। तो इसका नाम जो है, मतलब इसे हम बेंजीन को काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कार्बन होते हैं। तो किस किस से जुड़ा हुआ है? पहला से, तीसरा से और पांचवा से। तो ये कितने हैं? 3 है, इसलिए ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे इसके 2 स्टेप को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सल्फोनीकरण अभिक्रिया। और जितने भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी डेफिनेशन बनेगी। जैसे मैंने आपको पहले फ्रीडल क्रॉप्स अभिक्रिया में बताया था, सेम जैसे हमने रिएक्शन को किए वैसा ही हमें डेफिनेशन लिखना है। तो आप अभी नाइट्रीकरण भी आपने देखे हैं, तो उसकी भी डेफिनेशन आप ऐसा ही लिखेंगे कि बेंजीन के साथ हमने नाइट्रिक एसिड की क्रिया कराई इतने से इतने डिग्री में, और इसकी प्रेजेंस में तो नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है और यह अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है इस तरीके से। और देन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें बताएंगे आप बेंजीन जो है उसके साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म का साइन है, हीट करे हैं इन दोनों को आपस में। तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी C6H5SO3 इंटू H। ये एक सल्फोनिक एसिड है जो कि मतलब SO3 इंटू H, ये SO3 इंटू H जो है एक सल्फोनिक एसिड है जो कि बेंजीन की रिंग पर प्रेजेंट है, इसलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखें। और फिर जो शेष हमारे पास जो बच गया है वो वाटर है, H2O है। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसा ही लिखेंगे कि बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में आप 2 पार्ट को देखेंगे, एक हैलोजन का योग और एक हैलोजन का विस्थापन। हैलोजन का योग हम सबसे पहले देखते हैं क्या किए हुए हैं। बेंजीन है, बेंजीन रिंग बनी हुई है। इस बेंजीन रिंग के साथ हम क्लोराइड की मतलब क्लोरीन की क्रिया करेंगे और उसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3 अणु लेंगे किसके? क्लोरीन के, और उसको सूर्य प्रकाश यानी यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में हम आपस में क्रिया करवाते हैं, जिससे कि इस तरीके से एक बेंजीन रिंग जो है उस पर 6 क्लोराइड हो गए, यहाँ पर 6 क्लोरीन हो गए हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से आ गए हैं और वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ से जो रिंग जो होती है, ये रिंग जो होती है बीच में, ये रिंग किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? बेंजीन में उपस्थित जितने भी कार्बन यानी कि 6 कार्बन होते हैं, वो 6 कार्बन की अपनी अपनी एक क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, मतलब संयोजकता होगी। तो वही संयोजकता पूरी ना होने के कारण यहाँ पर रिंग लगाते हैं। इससे पहले आपको क्लास में समझा दी हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ पर रिंग नहीं लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर 6 क्लोरीन समूह आके जुड़ गए हैं, इसलिए यहाँ पर वो रिंग नहीं लगी है। यदि रिंग लगा देते तो कार्बन की वैलेंसी संयोजकता ज़्यादा हो जाती, लगभग 5 या 6 हो जाती, जो कि 4 होनी चाहिए। ठीक है, इस कारण यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम उसको पूरा डिवाइड करके हम लिख सकते हैं, तोड़ के विभाजित करके हम लिख सकते हैं कि 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 क्लोराइड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नाम जो होता है BSC, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको 666 भी बोलते हैं क्योंकि हम तीनों देख रहे हैं कि तीनों में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोराइड, इसलिए C6H6Cl 6 भी बोलते हैं इसे हम, या फिर गैमेक्सिन या फिर लिंडेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह हैलोजन के योग को हम समझ लिए हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे इसी के अकॉर्डिंग कि इसके साथ इसकी क्रिया करें तो ये बना है और यह अभिक्रिया हैलोजन का योग कहलाती है। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाओगे आप लोग। देन उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है हैलोजन का विस्थापन। इस हैलोजन के विस्थापन में क्या करना है? बेंजीन के साथ क्लोरीन की क्रिया करना है वैसी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी कि बेंजीन के रिंग में क्लोराइड जो है आके जुड़ जाते हैं तो क्लोरोबेंजीन कहलाते हैं वो, और ये शेष बच गया। तो इसकी भी आप डेफिनेशन बना लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया दोनों मिलकर हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। प्रॉपरली अपनी फेयर कॉपी में आप लोग नोट डाउन करेंगे इन 5 रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे फेयर कॉपी में।
देन उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ का नियम। ये मार्कोनिकॉफ इस अभिक्रिया का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस नियम को प्रतिपादित करने वाले, इस नियम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, मार्कोनिकॉफ था। इस कारण अपने ही नाम पर उन्होंने एक नियम या अभिक्रिया बनाई जिसे मार्कोनिकॉफ की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, एक प्रोपिन लिया हुआ है, आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या 3 है, डबल बॉन्ड है, मतलब वो प्रोपिन है। इस प्रोपिन के साथ हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक ध्रुवीय पोलर अणु है, ठीक है, उसके साथ हम क्रिया करते हैं जिससे यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बताता है, देखो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध यौगिकों से जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये ऋणात्मक भाग यानी कि ब्रोमाइड वाला जो भाग है वो किससे जुड़ रहा है, इस CS से आके जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम को आप लोग सबसे पहले रिएक्शन बनाने से पहले ही आप डबल बॉन्ड के अंदर में ही इसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, कि द्विबंध यौगिकों से जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। यह मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। इस तरीके से आप पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके रिएक्शन को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणात्मक भाग जुड़ रहा है, तो इस तरीके से जुड़ गया है। यहाँ पर कार्बन की संख्या काउंट कर ली, दूसरे कार्बन से ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम हो गया। इसका जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट ही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जिसमें यहाँ पर ऋणात्मक भाग जुड़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा, जस्ट धनात्मक भाग क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। वहाँ पर किसी की प्रेजेंस में नहीं हो रहा था, बस ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे और 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहे थे। बट यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पर C6H5COO ट्वाइस, मतलब बेंजाइल एसीटेट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है, उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो क्या उत्पाद बन रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, यानी CH3CH2 ब्रोमो। यहाँ पर इसका क्या होता है, H फॉर्म यहाँ पर जाके जुड़ जाता है तो CH2 हो जाता है ये, और फिर ये CH2 अगेन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारे पास बच गया था ब्रोमो, वो यहाँ पर आके जुड़ गया। तो यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट ब्रोमोप्रोपेन। आपको यदि किसी प्रकार से डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में आप बताएंगे, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बना, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, एंड ऑल्सो कॉल टू एंटी मार्कोनिक और पेरोक्साइड और खरास इफेक्ट। मतलब इसी एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है उसी को हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं और खराश प्रभाव भी कहते हैं। ये 5 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई, अपने कॉपी में नोट डाउन करके चेक करवाएंगे।